Okay, so good afternoon to everyone. आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay, okay. Yes, sir. चलो, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. ठीक है, so चलो आप शुरू करते हैं. So what is object oriented programming? Object oriented programming क्या है? It is a programming language that organizes around object rather than action and data rather than logic. ठीक है. So object oriented programming मतलब कि एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि ऑब्जेक्ट्स और एक्शन के आसपास घूमते रहते हैं, उस तरह से उसको ऑर्गेनाइज रखते हैं और जो भी डेटा आता है हमारे पास हम उसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है. ठीक है, अब इसको अच्छे से अपन समझते हैं, किसमें पढ़ेंगे अपन अच्छे से इसको. पहले डिफरेंस देखेंगे प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. तो प्रोसीजरल में क्या रहता है कि जो आपका प्रोग्राम है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है एंड उसको कहा जाता है फंक्शन. और जो अपन अभी पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें क्या रहता है प्रोग्राम डिवाइड होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में और उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट. प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब कि पुरानी ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रहती है जो कि अपनी कोबोल और पास्कल ये सब जो रहती है वो इसमें आती है, जिसका अभी कोई यूज नहीं होता है. अभी सबसे ज्यादा यूज अभी यूज हो रहा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही यूज हो रहा है, जिसका बॉटम अप अप्रोच है. ठीक है, इन प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन टू डाटा, मतलब डाटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी रहती है, फंक्शंस और सीक्वेंस ऑफ एक्शन को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी रहती है. ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डाटा को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी गई रहती है एज कंपेयर टू फंक्शंस और प्रोसीजर. ठीक है, अब प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके पास एक्सेस स्पेसिफायर नहीं रहते. एक्सेस स्पेसिफायर पहले देखते हैं. एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, देखो. ठीक है, अब देखो जैसे कि हमने एक प्रोग्राम लिखा, ये हमारा मेन हो गया. ठीक है, फिर इसके अंदर हमने कोई डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया, लोड बी. ठीक है, फिर हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, उसकी बॉडी लिख दी. फिर एक और एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, उसकी बॉडी लिख दी. ठीक है, अब ये हमारा नॉर्मल प्रोग्राम है. इसमें हमने क्या किया, हमने डेटा टाइप वेरिएबल्स बनाए. ठीक है, हमने फंक्शन क्रिएट किए, फंक्शन की बॉडी लिखी, फिर और फंक्शन क्रिएट किया, उसकी हमने बॉडी लिखी है. इसमें एक्सेस स्पेसिफायर क्या है आपका, बाय डिफॉल्ट पब्लिक. ठीक है, सो हमेशा जब भी आपने एक्सेस स्पेसिफायर दिया नहीं है, मतलब एक्सेस स्पेसिफायर मतलब कि ओवरऑल जो आपके प्रोग्राम का है या आपके जो फंक्शन का है उसका एक्सेस कैसे देना है. ठीक है, तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर आपके पास रहते हैं. सबसे पहला है पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्ट. ओके, सो हमेशा हमारा बाय डिफॉल्ट पब्लिक रहता है. ठीक है, अब सपोज हमने ये फंक्शन को प्राइवेट कर दिया. ठीक है, और सपोज यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल का यूज किया है एंड दूसरे फंक्शन में वही वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं. सो ये कॉल नहीं होगा क्योंकि ये है आपका प्राइवेट फंक्शन. प्राइवेट फंक्शन का मतलब क्या है कि उसकी एक्सेसिबिलिटी, उसका जो एक्सेस करना का जो भी चीजें रहेंगी, जो भी उसकी एक्सेसिबिलिटी रहेंगी वो पर्टिकुलर ये कोटेशन से शुरू होके ये कोटेशन के अंदर तक ही सीमित रहेंगी, इसके बाहर वो जाएंगी नहीं. सो अगर यहाँ पे इस
बॉडी ऑफ फंक्शन में प्राइवेट फंक्शन के इसमें आपने कुछ बनाया या कुछ वेरिएबल को यूज किया और वो वेरिएबल को आप दूसरे फंक्शन से कॉल कर रहे हो, तो वो आपका कॉल नहीं होगा क्योंकि ये है प्राइवेट बॉडी के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, ये समझा पब्लिक और प्राइवेट? यस सर। हाँ ओके। अब नेक्स्ट एक बताते हैं आपको प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड क्या रहता है? सो प्रोटेक्टेड मीन सपोज एक और एक आपने प्रोग्राम बनाया मेन, ठीक है, तो इसमें आपने इंट ए इंट बी फिर आपने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, फिर आपने और एक क्लास बना ली। सपोजिंग मेन में नहीं है आपका क्लास, क्लास ये हो गई, ये हो गई क्लास बी। इसमें भी सेम आपने लोड बी कुछ भी ऐसा बना लिया आपने। अब दो क्लास बनाए। अब इसके पहले प्रोटेक्टेड समझने के पहले इसमें कंसेप्ट आएगा इनहेरिटेंस का, तो उसके पहले हमको इनहेरिटेंस समझना पड़ेगा। इनहेरिटेंस समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड वाले चीजें समझेगी। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस देखते हैं। जस्ट वेट। यस ओके। सो सबसे पहले हम देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। अब इनहेरिटेंस में हमारे पास सिंगल लेवल, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, ठीक है। चार तरह के इनहेरिटेंस रहते हैं, और भी रहते हैं, पर ये चार आपके मेन है। ओके, सबसे पहले सिंगल लेवल। सिंगल लेवल मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है सिंगल। इसका मतलब क्या रहेगा, आपके जो प्रोग्राम है वो पूरे प्रोग्राम के थ्रू आउट में आपके पास सिर्फ सिंगल क्लास विल बी प्रेजेंट। ओके, अब मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, तो नाम से समझ में आ रहा कि वन और वन एंड मोर क्लास विल बी प्रेजेंट थ्रूआउट द प्रोग्राम। अब मल्टी लेवल, मल्टी लेवल मतलब एक के बाद एक के बाद एक, तो मल्टी लेवल मतलब एक के बाद एक के बाद आपकी लेवल रहेगी। तो इसमें भी आपके पास वन एंड मोर क्लास विल बी प्रेजेंट। अब हायरार्किकल है। हायरार्किकल मतलब इसमें कितनी भी क्लास प्रेजेंट रह सकती है और उसका कनेक्शन कैसा भी रह सकता है। सो इसमें रहेंगी मेनी क्लास विल बी प्रेजेंट। अब इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं हम, ठीक है। सो सिंगल मतलब ये है आपकी क्लास, और ये आपका पूरा एक ही क्लास है आपके पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम में। तो ये हो गई आपकी सिंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा क्लास, ठीक है। तो मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा क्लास, तो ये हो गई और एक क्लास आपकी, तो ये हो गई और एक क्लास, और ये है इससे डिराइव। सो जो मेन क्लास रहेंगी वो रहेंगी आपकी बेस क्लास, और जो बाकी मल्टीपल क्लासेस डिराइव हो रही है वो रहेगी आपकी डिराइव क्लास, ठीक है। इसमें कितनी भी रह सकती,
ठीक है, ये है आपका मल्टीपल। अब मल्टी लेवल मतलब ये एक आपकी क्लास है। मल्टी लेवल मतलब एज नेम सजेस्ट मल्टी लेवल, लेवल में रहेगी। सो बेस क्लास, फिर उससे डिराइव होंगी और एक क्लास, ये फिर उससे डिराइव होंगी और एक क्लास, फिर उससे डिराइव होंगी और एक क्लास। ये हो गई आपकी मल्टी लेवल। अब हायरार्चिकल क्लास, फिर इससे कोई एक क्लास डिराइव हो रही, फिर उससे कोई और एक क्लास डिराइव हो रही, और सेम ये क्लास से भी और एक कोई क्लास बन रही। ठीक है, तो ये हो गया आपका हायरार्चिकल। तो ये है आपके 4 मेन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्लियर हुआ? इसमें जो मेन क्लास रहती है वो रहती है आपकी बेस क्लास, और उसके अंदर से जो भी डिराइव होने वाली है वो रहेंगी आपकी डिराइव क्लास। ठीक है, अब इसको मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। देखो, ये है सपोज अपनी क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, एक लाइब्रेरी की क्लास बनाया हमने। लाइब्रेरी मतलब कि बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी है। ठीक है, अब उसके अंदर और भी अब उसके अंदर क्या क्या रह सकती है। देखो, लाइब्रेरी में क्या रह सकता, स्ट्रिंग बुक रह सकता। ठीक है, नेक्स्ट उसमें रह सकता आपका इंट इंडेक्स नंबर, मतलब बुक को सर्च करने के लिए अपन इंडेक्स नंबर देखते हैं कि ये बुक कहाँ पे रखी हुई है, तो अपन डायरेक्टली इंडेक्स नंबर देख के अपन वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, फिर इसके लिए एक फंक्शन होगा लाइब्रेरी, उसके अंदर जो भी बुक को ढूंढने का है, सर्चिंग का है, इसके अंदर अपन सर्चिंग का फंक्शन लिख देंगे। ठीक है, ये आएंगे बॉडी ऑफ सर्चिंग फंक्शन, और ये हो गई आपकी क्लास एंड। सो ये है आपकी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मतलब इसमें सिंगल क्लास ही प्रेजेंट है। अब मल्टीपल, मल्टीपल कैसे रहेंगी? अब लाइब्रेरी रहेंगी तो स्टूडेंट भी रहेंगे। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे लाइब्रेरी को। एक्सटेंड मतलब कि लाइब्रेरी क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको वो एक्सेस कर रहा है कौन, स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट भी रहते हैं, अब कॉलेज में है, कॉलेज में लाइब्रेरी है तो उस पे फैकल्टी भी रहेंगे, तो फैकल्टी की भी एक क्लास रहेंगी, वो भी एक्सटेंड कर सकती है लाइब्रेरी को। ठीक है, अब स्टूडेंट की डिटेल उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं कौन, फैकल्टी। इसका डायग्रामेटिकली आपका व्यू कैसा बनेगा, ये रहेगा आपका लाइब्रेरी क्लास। ठीक है, फिर इसको एक्सेस कौन कर रहा, स्टूडेंट। ठीक है, फिर ये लाइब्रेरी को और एक्सेस कौन कर रहा, फैकल्टी। यहाँ तक आपकी बन गई मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या किया, क्लास फैकल्टी एक्सटेंड स्टूडेंट। तो एक और एक क्लास फैकल्टी है, ये क्लास है, ये एक्सटेंड कौन कर रहा है, स्टूडेंट। तो फैकल्टी कौन से दो क्लास की प्रॉपर्टी ले रहा है, एक लाइब्रेरी की भी ले रहा है और एक स्टूडेंट की भी ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका हायरार्चिकल। हायरार्चिकल में मतलब कि कोई भी क्लास किसी की भी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर सकता है, मतलब उसमें कोई एक पैटर्न या फिर एक कोई फ्लो फॉलो नहीं होता है, हर कोई किसी को भी एक्सेस कर सकता है। तो ये हो गया आपका हायरार्चिकल। सो सिंपल सिंगल क्लास रही, सिंगल इनहेरिटेंस, फिर एक क्लास से दो या दो से ज्यादा अपने क्लास डिराइव हो रहे सिंगल क्लास से ही, सो वो होगा आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। और अगर उसमें और कोई क्लास डिराइव हो रही है वो उसके आपस में ही, तो वो हो गया आपका हायरार्चिकल। ठीक है, एंड मल्टी लेवल कैसा रहेगा, ये अगर यहाँ पे लाइब्रेरी है वो एक्सटेंड कर रही है, स्टूडेंट उसको ले रहा है उसकी प्रॉपर्टीज को, एंड स्टूडेंट के प्रॉपर्टीज ले रहे हैं फैकल्टी। तो ये हो गया आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इसमें आता है आपका एक्सेस स्पेसिफायर
प्रोटेक्टेड का कंसेप्ट, ठीक है। सो इफ आपने यहाँ पे जब आपकी मेन क्लास है पब्लिक, इसको आपने रख दिया पब्लिक, ठीक है, एंड क्लास स्टूडेंट है, इसको आपने कर दिया प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो अब क्या होगा, वेट, ठीक है। देखो, आपने क्या किया है, एक क्लास बनाई है पब्लिक क्लास लाइब्रेरी, ठीक है, आपने एक सिंगल क्लास बनाई इतनी, ठीक है, और आपने इसको एग्जीक्यूट कर लिया। सो इसमें आपके थ्रू आउट द प्रोग्राम है, उसमें आपकी क्लास कितनी प्रेजेंट है, एक ही क्लास प्रेजेंट है जो कि है आपकी लाइब्रेरी। सो ये होगा आपका सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब अब क्या कर रहे हैं, आपके पास लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी की कुछ प्रॉपर्टीज जो है या लाइब्रेरी की कुछ चीजें हैं जो स्टूडेंट भी एक्सेस कर सकता है और जो फैकल्टी भी एक्सेस कर सकता है। सो उसमें क्या करेंगे अपन कि एक क्लास बनाएगी लाइब्रेरी, ठीक है, और उसके प्रॉपर्टीज एक्सेस कर रहा है स्टूडेंट और सेम उसके प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा है फैकल्टी। तो इसमें क्या होगा कि आप अपने एक ही प्रोग्राम पे पूरा मैंने पूरा फैकल्टी और स्टूडेंट और लाइब्रेरी का पूरा उसमें लिख सकते हो। इसके बजाय आपको सेपरेट सेपरेट प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और ना ही आपको बार बार नए नए फिर से वेरिएबल क्रिएट करना, फिर से वेरिएबल में इनपुट लेना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे हमने पब्लिक क्लास लाइब्रेरी हमने बनाई है, इसमें हमने बुक नेम ले लिया है, इंडेक्स नंबर ले लिया है, ठीक है। अब बुक नेम और इंडेक्स नंबर स्टूडेंट को भी एक्सेस करना है और फैकल्टी को भी एक्सेस करना है। सो अब नॉर्मल अगर इनहेरिटेंस कंसेप्ट नहीं रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से बुक नेम एंड इंडेक्स नंबर स्टूडेंट के लिए भी और फैकल्टी के लिए भी आपको इनपुट करना पड़ेगा फिर से यूजर से, मतलब यूजर को 3 बार इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर जब लाइब्रेरी क्लास कॉल होंगी तब भी उसको इनपुट देना पड़ेगा बुक और इंडेक्स नंबर, स्टूडेंट क्लास कॉल होंगी तब भी उसको बुक और इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा, एंड फैकल्टी क्लास के समय भी। सो ये चीज को ओवरकम करने के लिए, अननेसेसरी आपका मेमोरी स्टोरेज खराब करने के लिए, अननेसेसरी आपको कंपाइलेशन टाइम बनाने के लिए, अननेसेसरी यूजर की मेहनत करवाने के लिए आपने कंसेप्ट आया है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस में क्या करेंगे आप, पब्लिक लाइब्रेरी में आप एक ही बार आप बुक और इंडेक्स नंबर ले रहे हो, और उससे उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसका जो वेरिएबल्स है, उसके जो फंक्शंस है, उसका जो आउटपुट है, वो आप अपने क्लास में उसको डिराइव कर रहे हो, मतलब उसको आप अपने क्लास में ले रहे हो अपने फंक्शनैलिटी को चलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स लाइब्रेरी, मतलब कि आप लाइब्रेरी की प्रॉपर्टीज अपने क्लास स्टूडेंट में डालने वाले हो, मतलब कि आप बुक की प्रॉपर्टी, बुक हो या फिर इंडेक्स नंबर हो, ये आप अपने क्लास स्टूडेंट में डालने वाले हो। सेम क्लास फैकल्टी में आप क्या करने वाले हो,
आप फिर से लाइब्रेरी की प्रॉपर्टीज एक्सेस करने हैं, मतलब क्लास फैकल्टी में भी आप बुक और इंडेक्स नंबर की आप एक्सेस करने वाले हो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, आपका मेमोरी वेस्टेज नहीं होगा, आपको एक ही बार डिक्लेयर करना है, एक ही बार आपको यूजर से इनपुट लेना है बुक और इंडेक्स नंबर। ठीक है, और बाकी क्लास भी उसको एक्सेस कर सकती है क्योंकि अपन ने इनहेरिटेंस का कंसेप्ट लगा लिया है। और इनहेरिटेंस का कंसेप्ट कैसे समझ में आएगा, लगा है इसमें जब आपको एक्सटेंस कीवर्ड दिखेगा तब इसका मतलब है कि इनहेरिटेंस का कंसेप्ट उस पर लगा है। ठीक है, एक्सटेंस या फिर ऐसा डबल कोलन दिखेगा तो इसका मतलब है कि वहां पे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज हुआ है। अब समझा आपको? समझा? सर ये वाला एक बार रिपीट करना। फिर से? हाँ सर। ओके। सी सी सब हटा दिया। फिर देखो, एक क्लास बनाई आपने लाइब्रेरी। देखिए, लाइब्रेरी में आपने लिया स्ट्रिंग बुक नेम एंड आपने इसमें लिया, ओके वेट, मैं ना आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू समझाता हूँ, वेट। दिख रहा है सभी को स्क्रीन? Yes, sir. ओके चलो। ठीक है, ये आपका हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, ये आपका एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, इंट में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम बनाएंगे एक क्लास सबसे पहले, इसको रीड मान, ये हो गया आपका इनपुट, तो ये आपका हेडर फाइल हो गई। ठीक है, अब हम बना रहे हैं क्लास लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में ले रहे हैं हम इंटीजर, इंडेक्स नंबर, कैरेक्टर, बुक। ठीक है, ये ले लिया हमने इनपुट। अब हम क्या कर रहे हैं, और एक क्लास बना रहे हैं स्टूडेंट, और उसको एक्सटेंड कर रहे हैं लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी की प्रॉपर्टीज आने वाली है हमारी क्लास स्टूडेंट्स में। ठीक है, इसमें हमने क्या ले लिया, और एक इंट स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी। अब हम लिखेंगे इंट मेल। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हम हमेशा हमारे डिराइव क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इनहेरिटेंस। तो हमने हमारा डिराइव ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट, और ये हो गया हमारे डिराइव क्लास का नाम, इसको ऑब्जेक्ट नेम दे दो stu। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हमें इसको लेना है, किसको, इंडेक्स नंबर, बुक नेम और स्टूड आईडी। तो हम कैसे कॉल करेंगे उसको, stu, क्योंकि ये फंक्शन तो है नहीं कि अगर हम डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिखेंगे तो कॉल होएंगे, ये क्लास के अंदर है, तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा stu डॉट
इंडेक्स नंबर, ठीक है। इसको दे दिया अपन ने इंडेक्स नंबर, इनिशियलाइज कर दिया इसको अपन ने 01। नेक्स्ट stu डॉट बुक नेम, इसको हमने कैरेक्टर दे दिया a, ठीक है। फिर हम इसको फिर और किसको कॉल करना है हमको, स्टूडेंट आईडी को, तो studid इक्वल टू 100। अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं cu इंडेक्स नंबर इज stu डॉट इंडेक्स नंबर एंड l फॉर न्यू लाइन। फिर सेम cout book name is stu dot book name and l। फिर से cout student id is stu dot std and l, ठीक है। अब हमने इंटीजर लिया मेन, हमें रिटर्न तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न 0, ठीक है। तो इसमें क्या किया, बेसिकली जो चीज मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा था डायग्राम पे, वही हमने इसको प्रोग्रामेटिकली किया। इसमें क्या किया, हमने क्लास लाइब्रेरी बनाया, उसमें हमने 2 डेटा टाइप किए, वेरिएबल इंडेक्स नंबर और बुक नेम, ठीक है। फिर हमने और एक क्लास स्टूडेंट बनाया जो उसको इनहेरिट कर रहा है, जो उसको एक्सटेंड कर रहा है लाइब्रेरी को, उसमें हमने ले लिया स्टूडेंट आईडी, ठीक है। फिर मेन में गए, हमने डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल किया, कि इनहेरिटेंस में हमें हमेशा डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को ही कॉल करना पड़ता है। सो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर क्लास में भी चला जाएगा। सबसे पहले ये क्लास एग्जीक्यूट होंगी, क्लास स्टूडेंट, देन उसके बाद क्लास लाइब्रेरी एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये उसका ऑब्जेक्ट बना दिया stu। फिर हमने stu डॉट इंडेक्स नेम लिया इक्वल टू 01, फिर stu डॉट बुक नेम लिया a, फिर stu डॉट स्टूडेंट आईडी लिया 100। फिर इसको cout में हमने प्रिंट किया, ठीक है। और इसको हम रन करके देखते हैं। एरर क्या है, 13। इनहेरिटेंस की क्लास लिखने के बाद हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया। नेक्स्ट क्या है, हाँ अब देखो हम क्या देख रहे थे, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ठीक है। सो अब यह एरर पढ़ो, एरर इंट लाइब्रेरी कोलन इंडेक्स नंबर इज प्राइवेट विद इन इट्स कंटेक्स्ट। मतलब कि ये जो हमने इनहेरिटेंस में बनाया है क्लास, ये है हमारी प्राइवेट क्लास बाय डिफॉल्ट, ठीक है। पब्लिक कब रहती है, जब आप सिंगल क्लास को यूज करते हो पूरे पर्टिकुलर प्रोग्राम में, पर यहाँ पे कितनी क्लास यूज हो रही है, 2। और ये है प्राइवेट। प्राइवेट हो गई मतलब कि जब हमने इसको कॉल किया इंडेक्स नंबर को मेन फंक्शन से दूसरे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के, तो ये कॉल नहीं हो रहा। ये क्या थ्रो कर रहा है एरर, इंट लाइब्रेरी इंडेक्स नंबर इज प्राइवेट विद इन दिस कंटेक्स्ट। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक, ठीक है। इसको भी हमको करना पड़ेगा पब्लिक। अब देखते हैं रन करके, फिर से एरर आया, ठीक है। चलो यहाँ नहीं लिखना है हमको पब्लिक, अब चलो हम क्या करते हैं, अंदर में जब हमारे वेरिएबल डिक्लेयर हुए ना, हम उसको पब्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब हमने वेरिएबल्स को पब्लिक कर दिया क्लास के अंदर के। अब देखो अब भी एरर आ रहा, ठीक
ठीक है। अब एरर क्यों आ रहा? क्योंकि ये जो लाइब्रेरी को हमने एक्सटेंड किया है, इसको भी हमको पब्लिक स्फीयर पे देना पड़ेगा, मतलब कि इसकी एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे आना चाहिए करके, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने इसको सिर्फ लाइब्रेरी रखा तो ये क्या हो रहा है, प्राइवेट क्लास बन रही है, तो हमको इसको देना पड़ेगा पब्लिक, तब जाके वो इंडेक्स नंबर और आपको बुक नेम एक्सेस होगा। ठीक है, अब देखो आ गया। तो ये है आपका प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड का कंसेप्ट और ये है आपका इनहेरिटेंस। अब थोड़ा क्लियर हुआ इनहेरिटेंस का कंसेप्ट? यस सर। Yes. सर बताओ ना डू वाइल वाला कंपाइलर में। क्या बोले हेलो? सर डू वाइल वाला प्रोग्राम स्विच के डू व्हाइल वाला प्रोग्राम रन करके बताओ। हाँ ओके, स्विच केस का किसमें स्विच केस का तो आपको असाइनमेंट दिया, मैं आपको नॉर्मल प्रोग्राम रन करके बताता हूँ। डू व्हाइल में स्विच केस वाला तो आपको असाइनमेंट मिला है ना, मैं नॉर्मल करके बताता हूँ आपको। हाँ। ठीक है, वेट, ये आपका कंपनी है, इनमें गए हमने लिखा डू, डू क्या करना है बोल रहे हैं हम, सी आउट, तब तक हेलो एंड कब तक चलेगा, while I is less than 5, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, I को डिक्लेयर कर रहे हैं। देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, मेन फंक्शन बना है, int I लिए, हमने do लिए, और do में क्या कर रहे हैं कि हमारा जो हेलो है वो 5 बार प्रिंट होना चाहिए आउटपुट स्क्रीन पे। सो do सी आउट हेलो एंड और कब तक प्रिंट होना चाहिए, while I is less than 5। अब हमने I भी इनिशियलाइज कर दिया, I की वैल्यू 5 कर दी, पर I is less than 5 कर दिया, मतलब हमने यहाँ पे कंडीशन तो डाल दी, पर अभी सिस्टम को पता कैसे चलेगा कि इनिशियली में I की वैल्यू क्या है। अभी I की वैल्यू तो अपन ने कुछ डिफाइन की नहीं है, तो इनिशियली में आपको I की वैल्यू क्या देंगे, हम 0 देंगे। ठीक है, अब कंपाइलर को I की वैल्यू 0 मिल गई। ठीक है, उसको ये भी पता चल गया कि उसको लूप कब तक चलाना है, डू व्हाइल वाला, जब तक I लेस देन 5 नहीं रहता तब तक। पर अब एक बार ये डू लूप चला, ठीक है, I इक्वल टू 0 पे, तो उसके बाद उसको कुछ इंक्रीमेंट मिल रहा है क्या I का, क्योंकि I की वैल्यू तो इंक्रीमेंट होंगी तभी तो वो बार बार लूप में घूमेगा ना, विदाउट इंक्रीमेंटिंग ऑफ वैल्यू वो लूप में घूम नहीं सकता बार बार। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे I प्लस लगाना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे इनपुट आया I इक्वल टू 0, फिर उसको हेलो प्रिंट करेगा वो, फिर I इक्वल टू 0 प्लस 1 I इक्वल टू 1 हो जाएगा, फिर वापस बाहर आएगा, फिर while 1 इज लेस देन 5 कंडीशन सेटिस्फाई, फिर अंदर जाएगा, फिर वापस हेलो प्रिंट करेगा, फिर I प्लस प्लस मिला मतलब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, फिर while लूप में जाएगा, फिर चेक करेगा कंडीशन ट्रू है, 2 लेस देन 5 ये क्या है, फिर डू के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये करके देखते हैं, रिटर्न 0, क्या एरर दे रहा है, आ गया आउटपुट, ये है आपका डू व्हाइल लूप। अभी समझा डू व्हाइल लूप कैसे लिखना है? ठीक है, सो आज हमने देखा हमारे 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एंड नेक्स्ट हमने देखा आज हमने इनहेरिटेंस का कांसेप्ट, सिंगल लेवल, मल्टीपल लेवल, मल्टी लेवल। ठीक है, अब कल फिर से मैं आपको इनहेरिटेंस के और बाकी प्रोग्राम बताऊंगा 1-2, एंड देन उसके बाद हम करेंगे उसके ऊपर नेक्स्ट प्रैक्टिकल। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। एक मिनट आपकी अटेंडेंस ले लूँ मैं। ओके ठीक, थैंक यू वेरी मच। और कुछ डाउट रहे तो आप मुझे मैसेज या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कभी भी आप मैसेज कॉल कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। सो कल मिलते हैं, थैंक यू।